हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे दो सुपर पावर्स की जो रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट में आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये दोनों आमने सामने हैं और इन दोनों के आमने सामने आने से क्या रिजल्ट हो सकता है, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी संभावना भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दो बड़ी सुपर पावर यानी कि यूएस और रशिया, इनकी इन्वॉल्वमेंट भी धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में इस कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ती जा रही है ना। एक और जो यूएसए है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वहीं ईरान को सपोर्ट कर रहा है रशिया। अगर हम बात करें कि क्यों जो यूएसए है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है ना, तो अगर हम बात करें कि जो मिडिल ईस्ट है ये यहाँ पर ऑयल बहुत ज्यादा है और दोनों सुपर पावर इस ऑयल पर अपना कंट्रोल करना चाहती है ना। वहीं अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है इस मिडिल ईस्ट में, क्योंकि बाकी जो इस्लामिक कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा यूएस के अगेंस्ट में रहती हैं। तो केवल एक ही ऐसा देश है जो यूएस का इस क्षेत्र में काउंटर करने पर साथ दे सकता है, वो है इजराइल। साथ ही जो इजराइल है उसकी सीमा यहाँ पर भूमध्य सागर से भी लगती है, जो कि इम्पोर्टेंट है यूरोप में एंटर करने के लिए। इसी रूट से यूरोप में ऑयल भेजा जाता है ना। और अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, है ना। इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पर अगर ईरान की बात करें तो इसकी सीमा यहाँ पर पर्शियन जो खाड़ी पर्शियन खाड़ी है यानी फारस की खाड़ी उससे लगती है, यहाँ पर ओमान की खाड़ी से भी लगती है ना। तो अगर इस क्षेत्र के जो देश है ना जिसकी सीमा इन खाड़ियों से लगती है, अगर वो देश अपना ऑयल बेचना चाहते हैं तो उनको इसी रूट का उपयोग करना पड़ता है ना। तो ऑयल के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है और अगर किसी भी देश का अगर ईरान पर कंट्रोल होगा तो इनडायरेक्टली इस रूट पे भी कंट्रोल होगा, साथ ही ईरान के ऑयल पर भी कंट्रोल होगा। इस वजह से यूएसए जो है ईरान को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ईरान कहीं ना कहीं हमेशा यूएस के अगेंस्ट में रहता है और इस वजह से यूएस ने बहुत सारे ऐसे सैंक्शंस ईरान पर लगाकर रखे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि रूस क्यों ईरान को सपोर्ट करता है, तो ईरान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है मिडिल ईस्ट में, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और रिसेंटली ईरान ने यूक्रेन और रूस के युद्ध में रूस को बहुत सारे ऐसे सैन्य सामग्री दी थी, चाहे वो ड्रोन हो, है ना। तो इस वजह से रशिया जो है वो फेवर रिटर्न कर रहा है ईरान को। अगर हम बात करें कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने के पीछे क्या कारण है, तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। रिसेंटली जो हमास के चीफ हैं ईरान की राजधानी तेहरान में गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इस हत्या का जो पूरा आरोप है वो ईरान इजराइल पर लगा देता है ना। और साथ ही ईरान ने इजराइल को धमकी भी दी थी कि वो इसका बदला लेगा और इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो इस प्रकार की धमकी ईरान के द्वारा दी जाती है। तो इस पर मैंने एक डिटेल सेशन किया है, डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से उनकी हत्या हुई, है ना। इस पीछे कौन जिम्मेदार है, ये सारी वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। लेकिन ईरान ने इजराइल को धमकी तो दे दी कि वो हमला करेगा, है ना, लेकिन उसको पता है कि जो इजराइल है बहुत ज्यादा सक्षम है सैन्य क्षमताओं में, है ना। बहुत उसके पास ऐसे बहुत सारे हाईटेक हथियार हैं, फाइटर जेट हैं, डिफेंस सिस्टम उसका बहुत ज्यादा मजबूत है। तो उससे युद्ध करना इतना आसान नहीं होगा। अगर इजराइल भी पहले हमला करता है तो उससे डिफेंस करना भी उतना आसान नहीं होगा। इसलिए अब जो ईरान है वो रूस से मदद मांग रहा है ना। रूस के जो सुरक्षा परिषद के सचिव हैं वो रिसेंटली ईरान की यात्रा पर गए थे। उस यात्रा पर जाने पर ईरान ने उनसे S-400 की मांग की थी, साथ ही जो मुरमार्क BN सिस्टम है वो भी मांगा था और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी ईरान ने रशिया से मांगी थी। तो रशिया ने भी ईरान की ओर अपना मदद का हाथ बढ़ाते हुए S-400 डिफेंस सिस्टम, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो ईरान को रिसेंटली भेज दिया है ना। S-300 डिफेंस सिस्टम पहले से ही है ईरान के पास, लेकिन अब उसे 400 जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसकी आवश्यकता लग रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसने वो मांग लिया है। साथ ही जो न्यूक्लियर समृद्ध मिसाइल होती हैं वो भी रशिया के द्वारा ईरान को दी गई हैं। ठीक है, मुरमांक जो BN सिस्टम है वो भी दिया गया है। रशिया के साथ साथ पाकिस्तान ने भी ईरान की सहायता का ऐलान कर दिया है। अभी रिसेंटली OIC की एक मीटिंग हुई थी। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग कहाँ हुई थी? सऊदी अरब में हुई थी, है ना। ये एक आपातकालीन मीटिंग थी। इस मीटिंग में इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर चर्चा की गई थी और इस मीटिंग में पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने के साथ साथ उसे
अपनी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि शाहीन 3 है वो देने का दावा किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ये दोनों के बीच युद्ध होता है, इजराइल और ईरान के बीच, तो वो ईरान की सहायता करेगा और ये जो मिसाइल है शाहीन 3 वो ईरान को देगा। इन सभी चीजों को देखकर जो यूएस सिक्योरिटी काउंसिल है उसने मिडिल ईस्ट में दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट और युद्ध होने की संभावना बताई है ना, और चेतावनी की है कि दोनों के बीच ये युद्ध हो सकता है। लेकिन भले ही ये जो दोनों सुपर पावर हैं इन दोनों देशों को सपोर्ट कर रही हैं, आमने सामने हैं, लेकिन क्या सच में ये दोनों आपस में भिड़ेंगी, है ना? इन दोनों देशों के बीच क्या ये जो लड़ाई है वो होगी या नहीं होगी, इस पर अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम 1971 की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे एक ओर से पाकिस्तान को सपोर्ट करने कौन गया था? अमेरिका ने सपोर्ट किया था। वहीं दूसरी ओर से भारत को सपोर्ट किया था रशिया ने, है ना। तो जैसे ही ये दोनों सुपर पावर एक दूसरे के अगेंस्ट में आई, आमने सामने आई, तो ये जो युद्ध है वो रुक गया था, है ना। दोनों के बीच, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो युद्ध था वो रुक गया था, ठीक है। तो उसी प्रकार की स्थिति इस बार भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों सुपर पावर नहीं चाहती हैं कि ये युद्ध हो, है ना। अमेरिका ने भी इजराइल को ये जता दिया है कि आपका डिफेंस करने में हम आपकी सहायता करेंगे। मतलब कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका आएगा। लेकिन अगर इजराइल कोई हमला करता है ना, डायरेक्ट कोई हमला करता है, तो वो उसकी सहायता नहीं करेगा, ऐसा अमेरिका के द्वारा पहले ही कह दिया गया है। अगर हम रशिया की बात करें, भले ही ईरान को उसने S-400 डिफेंस सिस्टम दे दिया है, मिसाइल दे दी है ना, तरह तरह के जो हथियारें वो दी हैं, लेकिन रशिया भी नहीं चाहता है ये युद्ध हो, और उसने ईरान को बोल दिया है कि इस युद्ध में आप नागरिकों को टारगेट ना करें। तो इस तौर पे लगता है कि रशिया भी नहीं चाहता है कि ये युद्ध हो। तो हो सकता है कि युद्ध ना हो, है ना, क्योंकि मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में अगर कोई ऐसी घटना घटती है जो युद्ध को ट्रिगर करे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें हमास की, तो हमास ने भी अभी रिसेंटली अपना एक नए चीफ चुन लिए हैं जो है याह्या सिनवार, है ना। अब याह्या सिनवार का हमास के चीफ बनने के बाद क्या एक्शन होता है इजराइल के खिलाफ, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है इस कॉन्फ्लिक्ट में। अगर इन्होंने इजराइल के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया तो वो भी युद्ध की संभावना को बढ़ा सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।